हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी एडमिशन 2024-25 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। उसको लेकर जो आप लोगों के मन में सवाल है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन वो ये कि आप लोगों का जो इग्नू पीएचडी का जो फॉर्म है उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 25 नवंबर तक। तो अब जो डेट 18 या 20 तक थी वो अब 25 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आपके पास अभी भी टाइम है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। के साथ शेयर करना है वो ये कि जो फॉर्म फिलिंग जो हो रही है उसमें जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका नेट पहले कवर हो चुका है लेकिन उनका जो नेट स्कोर है वो नहीं है उनके रिज़ल्ट में। तो ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीएचडी इग्नू पीएचडी के लिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने अभी देखा, जैसे डीयू पीएचडी के लिए भी देखे तो नोटिफिकेशन में नेट स्कोर वाले जितने भी नेट कैंडिडेट हैं वो ही एलिजिबल है पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। तो या तो उन्हें दोबारा से यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा नेट स्कोर लेने के लिए, तभी वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उन्हें पीएचडी नहीं करनी है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी अभी भी है, जो ये कि एक जेआरएफ वाला जो है वो उसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। हालांकि दोनों ही जो फॉर्म फिलिंग इस बार आई हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आई हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है इस बार, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपका सीधा इंटरव्यू होने वाला है। तो अपने रिसर्च प्रपोज़ल के लिए आप तैयार रहें और उसको ज़्यादा बेहतर तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो है नहीं, अब डायरेक्ट इंटरव्यू है तो उस बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, नेट स्कोर वाले जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए उनका 70% जो वेटेज है वो नेट स्कोर का, जो आपका यूजीसी का नेट स्कोर जारी किया गया है उसके बेसिस पे होगा, और 30% जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो ये एक डिफरेंस है दोनों ही कैटेगरी के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो रहे हो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट वालों का एक सवाल था कि वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं या नहीं। तो अपीयरिंग स्टूडेंट वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेट का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जा रहा है और नेट स्कोर वाले का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने नेट नहीं दिया है, ठीक है, जैसे आप मास्टर फाइनल ईयर में हैं, नेट आपका नहीं क्वालिफाई, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले जितने भी पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे उसमें नेट और नॉन नेट दोनों एलिजिबल थे, क्योंकि इंटरव्यू जो पीएचडी का जो एंट्रेंस था वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती थी। तो वहाँ नेट होना ना होना एक बराबर बात थी, क्योंकि आपको एंट्रेंस के थ्रू ही जाना है। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नेट सर्टिफिकेट नीडेड है। तो अगर आपका नेट नहीं है अपीयरिंग ईयर में भी तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर है भी तब भी शायद आपका जो मार्कशीट है वो इंटरव्यू के टाइम तक नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं और फॉर्म अप्लाई ना करें। तो जब आपके पास या तो आप फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हों तब अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एंट्रेंस नहीं है तो प्रोसीजर शायद जल्दी हो जाए इस बार, तो इसलिए कोशिश करें आप ना ही अप्लाई करें। अगली बार जो फॉर्म आएगा तो आप उसमें कोशिश करें, ठीक है। एक सवाल था एमफिल वालों का कि एमफिल वाले अगर उन्होंने अगर एमफिल कर रखा है तो उनको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जो पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ है, मतलब पिछले साल से, वो ये कि एमफिल वाले भी कोर्स वर्क करेंगे। यानी मेरे सेशन में ऐसा था कि एमफिल वाले जो थे वो कोर्स वर्क से एग्जम्प्टेड थे, क्योंकि उन्होंने एमफिल के दौरान वो कोर्स वर्क कर लिया है, तो इस वजह से उन्हें पीएचडी में उसके लिए एग्जम्प्ट किया जाता था। तो जो पिछले साल जो यूजीसी ने न्यू रेगुलेशन स्टार्ट किया उसमें एमफिल भी इंक्लूडेड है पीएचडी कोर्स वर्क के लिए। तो अभी उनको भी पीएचडी कोर्स वर्क का जो फ़ी है वो देना होगा। तो टोटल 17,000 अमाउंट है। एक सवाल ये भी था कि पीएचडी एडमिशन में कितना अमाउंट लगता है। तो 17,000 है आपका एडमिशन के टाइम और 8,400 आपका पर ईयर है जब तक आप थीसिस सबमिट ना करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ थी जो आप लोगों को जानना था। हाँ, ये अमाउंट बाकी अदर यूनिवर्सिटी से थोड़ा ज़्यादा है। और एक और जो चीज़ थी वो हॉस्टल फैसिलिटी को लेकर थी, तो वो प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को पहले ही मेंशन करा दिया गया है। कुछ सवाल ये भी थे कि अगर हम फुल टाइम के लिए ऑप्ट करते हैं और बीच में अगर हमारा जॉब लग जाता है तो फिर वो चीज़ें कैसे मैनेज होगी। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप अगर
पहले से ही जॉब में हैं तो आपको 6 मंथ का लीव लेना होता है पीएचडी कोर्स वर्क करने के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट में कहीं मेंशन नहीं होता है कि आप फुल टाइम कैंडिडेट थे या पार्ट टाइम कैंडिडेट थे, ठीक है। आप किसी को बता रहे हैं तो वैसे में ही किसी को पता चलेगा, अदरवाइज सर्टिफिकेट के थ्रू इस चीज़ को मेंशन नहीं कराया जाता है कि आप फुल टाइम हैं या फिर पार्ट टाइम हैं। तो सिर्फ कोर्स वर्क के लिए आपको वो 6 मंथ की लीव लेनी होती है और आपके अथॉरिटी से उसे साइन करा के लाना होता है। तो वो आपके इंटरव्यू के टाइम मांगा जाता है। जैसे जो भी जॉब कैंडिडेट हैं वो एनओसी सबमिट करते हैं अपनी, अगर वो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। बस यही एक डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की लीव आपका कोर्स वर्क के दौरान है। कोर्स वर्क जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप दोनों की पीएचडी इक्वल हो जाती है, मतलब आप दोनों ही सेम कंसीडर किए जाते हैं, कोई फुल टाइम और पार्ट टाइम का अंतर नहीं रह जाता। जॉब लगने के बाद अगर मान लीजिए आप फुल टाइम स्कॉलर हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो बस उसमें ये चीज़ें हैं कि आप जब चाहें अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने जॉब में रहकर पीएचडी लिख सकते हैं और आप विद इन टाइम आप उसको सबमिट कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि डेट एक्सटेंड कराने की ज़रूरत है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइम भी आपको मिलता है एक्सटेंड कराने का। तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप अगर उसे हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है। हाँ, स्कॉलर वाले जो अगर फेलोशिप वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए दिक्कत ये होती है कि आपको अपनी फेलोशिप बंद करानी होती है। बस यही एक डिफरेंस है, अगर आपके पास फेलोशिप है तो, और अगर नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जॉब लगने के बाद, ठीक है। तो ये एक सवाल था जो कर दिया। दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे हैं पीएचडी बीएड एक साथ कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। 2 रेगुलर कोर्सेज एक साथ नहीं होती हैं, एक ओपन एक डिस्टेंस का अभी कॉन्सेप्ट आया है तो वो आप कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। एक और चीज़ जो थी वो ये कोर्स वर्क ऑनलाइन होता है, यानी अच्छा एक और कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा कि आप लोग सिटी नहीं बताते हैं, कौन सी सिटी का पीएचडी फॉर्म आया है। तो पीएचडी के लिए मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में एक ही चीज़ कहा है कि जो पीएचडी है वो रेगुलर कोर्स है और यूजी पीजी कोर्सेज जो है इग्नू के वो आपके डिस्टेंस मोड में या ओपन लर्निंग कह सकते हैं, लेकिन जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड में है और ये पीएचडी आपकी दिल्ली से ही होगी, ठीक है। तो इसका रीजनल सेंटर से स्टडी सेंटर से कोई रोल नहीं है। तो आप जब कभी पीएचडी के लिए फॉर्म आए तो आप इसी तरीके से समझिए कि आपको पीएचडी के लिए हाँ दिल्ली ही आना है मेन ऑफिस। तो हाँ, एग्ज़ाम के लिए आप सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं, तो वहाँ एक रिलैक्सेशन आपको मिलता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ यहीं पे मैनेज किया जाएगा, यहीं से आपको चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। तो किसी भी सिटी में या घर पे रह कर के ये कोर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ें थी। और कोर्स वर्क ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो पीएचडी का जो अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी में अप्लाई कर लें और घर बैठे ही आप अपने 6 मंथ के कोर्स को ऑनलाइन कर लेंगे, तो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। पीएचडी कोर्स वर्क भी रेगुलर क्लासेस की तरह ही कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो सब कुछ रेगुलर मोड में होगा। तो फिज़िकली आपको यहाँ प्रेजेंट होना होगा क्लासेस अटेंड करने के लिए। अटेंडेंस का है 80% अटेंडेंस चाहिए। तो कोर्स वर्क के लिए जो छुट्टी लेनी होती है वो पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए लेनी होती है, और रेगुलर क्लासेस होती हैं तो वो सभी के लिए कंपलसरी है। अगर वो पार्ट टाइम कैंडिडेट है, अगर वो छुट्टी लेकर आ रहे हैं तो वो भी अटेंड करेंगे, और अगर आप फुल टाइम कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी 80% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही 80% अटेंडेंस कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ कोर्स वर्क, ठीक है। कोर्स वर्क के बाद जो है वो जो जेआरएफ और फेलोशिप होल्डर वाले जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी एब्सेंटी रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। तो जो भी फेलोशिप वाले हैं उनके लिए आगे अटेंडेंस का जो चीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू नॉन फेलोशिप कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। वो डिपेंड भी करता है कि अगर गाइड उन्हें रोज़ बुलाते हैं तो वो ऐसा भी नहीं है कि अगर नॉन नेट है तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना होता है, तो वो है दोनों में। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक अगर हो सकती है वो किसी के लिए, तो वो फेलोशिप होल्डर के लिए है, ठीक है। एक सवाल और था कि जो पीएचडी है उसमें कितनी छुट्टी मिलती है, तो 30 दिन की छुट्टी मिलती है, और ये 30 दिन आप लगातार छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है। तो साल में 30 दिन की छुट्टी फेलोशिप होल्डर वालों के लिए है। एक और सवाल है कि सेट वाले पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं सुना है कि वहाँ सेट वाले एलिजिबल हैं। तो सेंट्रल लेवल का जो नेट है वो आपको एलिजिबिलिटी दिलाता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो शायद वहाँ पे ये सेट एलिजिबल हो, अदरवाइज़ अगर सेंट्रल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वहाँ ज़रूरी है नेट, तो सेट एलिजिबल नहीं है इग्नू पीएचडी के लिए या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। एक सवाल था रिसर्च प्रपोजल को लेकर कि ये मैंडेटरी है या नहीं। तो बिल्कुल पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए जो रिसर्च प्रपोजल है वही मैंडेटरी है,
क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपके रिसर्च प्रपोजल से ही सवाल पूछते हैं, वहाँ और कोई सवाल नहीं पूछा जाता है आपसे कि आपने यूजी में क्या पढ़ा था, पीजी में क्या पढ़ा था। ये सब बेसिक क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो मेन क्वेश्चन आपका होगा वो रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल मेनली होता है आप पीएचडी में जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उसको आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, तो उस पर तैयारी करके जाना होता है और वो उन्हीं में से आपसे सवाल करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। सवाल और था कि अगर हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। तो यहाँ ये चीज़ पीएचडी में होती है कि अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ और या फिर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो वो आप कंसीडर नहीं किए जाते हैं सिलेक्टेड लिस्ट में, तो इट मीन्स कि आपका पीएचडी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी पहले ही आपसे कह देती हैं कि आप अपने सुपरवाइज़र से बात कर लीजिए या जिन्हें भी आप जानते हैं उनसे आप बात कर लीजिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, वो आपको एक फेयर चांस देती है सभी को, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी और कहीं पे ऐसा लगेगा कि आपको कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो फेयर अनफेयर डिसीजन वहाँ हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ें हैं वो यही है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इट मीन्स आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी में आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। तो एक ये सवाल था। एक सवाल और है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो ये कि इग्नू में जेआरएफ मिलता है या नहीं। तो बिल्कुल मिलता है और मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल श्योरिटी बता सकती हूँ कि इग्नू में जेआरएफ मिलता है। हाँ, कुछ जेआरएफ कैंडिडेट इसमें इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इग्नू में किस तरीके से प्रोसीजर काम करता है, वहाँ स्टूडेंट्स इनरोल होते भी हैं या नहीं, और उन्हें लगता है कि जेआरएफ कैंडिडेट शायद, अब चूँकि जेआरएफ का जो मामला ये है कि आपको एक चांस मिलता है अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का, लेकिन बात यहाँ पे ये भी होती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में सबको मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शायद चीज़ें बदल जाती है जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एक सवाल और था आप लोगों का कि इग्नू पीएचडी में पढ़ाने का चांस मिलता है या नहीं, क्योंकि बाकी अदर यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो यूजी पीजी की क्लासेस लेते हैं, तो इग्नू में भी ऐसी व्यवस्था है या नहीं। इग्नू में ऐसा नहीं है क्योंकि जो ये इसकी जो यूजी पीजी कोर्सेज है वो ओपन मोड में होती हैं, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सुपरवाइज़र ही रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होती है, यानी स्कॉलर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, बिहाइंड द सीन अगर चीज़ों को मैनेज करना हो या फिर किसी चीज़ों में हेल्प करना हो वो हेल्प कर सकते हैं अपनी सुपरवाइज़र का, लेकिन जो इन फ्रंट वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें स्कॉलर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये सारे सवाल थे आप लोगों के जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर और कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।